बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जनाब, नया हफ्ता है और नए शो के साथ एक बार फिर हम आपके सामने मौजूद हैं। इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जहाँ पर भी होंगे और आपकी जनाब छुट्टियाँ, यानी मेरी मुराद है कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। मैं हूँ उज़ैर मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं माहम जाहिद एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग जी। दुआ है कि आप लोग खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं खुशगवार आपका मूड बनाने के लिए अपने प्रोग्राम के साथ। मगर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट मैच सुबह सुबह आप दुखी करेंगी, सुबह आप सेंटी करेंगी। बहुत एक्साइटेड कल अभी लेकिन कल अभी गम के साथ गुजार लिया, आज तो हमें जरा खुशी के साथ जो है आगाज करने दे। लेकिन कोई बात नहीं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। आपने परेशान नहीं होना है, हम जरूर बदला लेंगे और इंडिया को शिकस्त देंगे। देखिए पाकिस्तानी परेशान नहीं होते। आप देखें मीम्स की ऐसी भरमार है और देखें तरह तरह की। मेरी तो फेवरेट यही थी कि तुम सिर्फ मैच जीत सकते हो, जंग तो जनाब ये जो मीम्स हैं बनाई जा रही हैं बड़ी क्रिएटिव हैं। हमारे जो दोस्त आवाम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपकी पसंदीदा मीम्स कौन सी हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट करके हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। तो जनाब आगे चलकर हम इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको पता है कि अगर हाईलाइट्स की बात करें तो सफ़े अव्वल पर जनाब नंबर 1 पे वेदर की बात होती है। महकमे मौसमियात ने मुल्क में मानसून के नए स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। हम समझ रहे थे शायद बारिशें खत्म हो गई हैं, लेकिन जनाब कल से शुरू होने जा रही हैं। सरप्राइज मिला, कहाँ बरसेंगी, पीडीएमए से अपडेट हासिल करें जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ जी पंजाब को इस वक्त तारीख के तबाहकुन सैलाब का सामना है। जनूबी पंजाब में सैलाबी रैले जो हैं वो तबाही मचा रहे हैं। इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। दीगर इमदादी इदारे भी हम देख रहे हैं कि रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ अमल हैं। इस पर भी आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर की जाएंगी कि आगे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी। प्रोग्राम में दांतों की सेहत के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि ये इत्तलात आ रही हैं कि टूथपेस्ट मुंह के कैंसर का बायस बन रही हैं। इसमें कितनी हकीकत है और नेचुरोपैथी में दांतों की बीमारियों का क्या इलाज है, इस पर एक्सपर्ट हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे हम इस बारे में तफसीली बातचीत करेंगे। और इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे। कतर में जी इसराइली हमले के खिलाफ हम देख रहे हैं कि दोहा में मुस्लिम मुल्कों का बड़ा इकट्ठ होने जा रहा है। इसराइल के खिलाफ मुस्लिम मुल्कों की क्या हिकमत अमली हो सकती है, इस पर भी हम सीनियर एक्सपर्ट का दो टोक तज्जिया लेंगे। और इसके अलावा जानेंगे कि इस हफ्ते किसके सितारे गर्दिश में है, टैरो कार्ड्स रीडर क्या मंजर कशी करें, और इस पर मारूफ टैरो कार्ड रीडर हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे जानेंगे। ये फिर आप कौमी टीम को बीच में ले आई थी सितारों के बालने में। खैर आगे बढ़ते हैं जनाब। यूनिवर्सिटीज में नए सेशन का तो आगाज हो गया, मगर इस बार तशवीश की बात यह है कि जनाब गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दोनों में ही कम दाखिलों का रुझान देखने में आ रहा है। इसकी वजूहात आखिर क्या है, यूनिवर्सिटीज़ की तालीम क्यों कम हो रही है, इस पर माहिर तालीम हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात। और इसके साथ साथ एज यूजुअल बात होगी जी सोशल मीडिया की, जो आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल के दौर में ताकतवर जरिया बन चुका है और दुनिया भर में हर लम्हा क्या ट्रेंड सामने आ रहे हैं, क्या है मिडल ईस्ट और साउथ एशिया में जो ट्रेंडिंग पर है, उस पर भी बात होगी। उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि क्या सोशल मीडिया उस पर भी रोशनी डालेंगे। और अगर कोई सेगमेंट आपसे मिस हो जाता है तो सोशल मीडिया पेजेस हमारे जनाब आपके लिए ही हैं, वहाँ पर आप जाएं, अपनी मनपसंद पोस्ट जो है वो देख सकते हैं, अपना प्रोग्राम देख सकते हैं, सेगमेंट देख सकते हैं और वहाँ पर कमेंट करके अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं बिला ताखीर। हम बताइए मौसम की आज क्या सूरत है, और मौसम की सूरत हाल जानते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा। नाज़रीन, मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और करीबी पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है, जबकि चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। तो मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं बुलंदोबाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर बेशतर इलाकों में मतला अब्र आलूद होगा। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 28 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। आपको लिए चलेंगे स्कर्दू, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 20 और कम से कम 9 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। और अब चलते हैं आजाद कश्मीर की तरफ, जहां पर अक्सर इलाकों में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा जो है वो 32 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की बात करें
तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम 18 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। और अब रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का और आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम। यहाँ पर बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि बालाई अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। फूलों के शहर पेशावर लिए चलेंगे। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। बात कर लेते हैं सवात की, जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 27 और कम से कम 14 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, कोहिस्तान, सवात, बडग्राम, दीर, एबटाबाद, कुर्रम और वजीरिस्तान में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और अब नजर डालते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर, जहां पर बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बागों के शहर लाहौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में आज 35% बारिश का इम्कान है और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। औलिया के शहर मुल्तान लिए चलेंगे आपको। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 37 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने यहाँ पर आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात, रावलपिंडी, जहलुम, अटक, चकवाल, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात और गिरदोनवाह में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है। रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हम देख रहे हैं कि मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। फलों के शहर कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 34 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जुनूबी इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। और हमेशा की तरह आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे सूबा सिंध का मौसम और आपको बताएंगे सिंध के मौसम का हाल। यहाँ पर सूरज जो है वो खूब आंखें दिखाएगा। शहरे कायद कराची की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 31 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की बात करते हैं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा जो है वो 35 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे भर में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। बैरून मुल्क से इमदाद आना शुरू हो गई है। अमेरिका की जानिब से C-17 और C-130 जहाज इमदादी सामान की पहली खेप लेकर पाकिस्तान पहुंचे हैं, जबकि पाक फौज और दीगर इमदादी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में इदारे मसरूफ हैं। मुसीबत की इस घड़ी में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन भी पेश है और मुख्तलिफ इलाकों में फ्लड रिलीफ वेयर हाउसेस कायम कर दिए गए। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ इदारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के ग्लोबल डायरेक्टर ऑपरेशंस अदनान सुहेल साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान और रियली अप्रिशिएटेड कि इतना अच्छा काम किया जा रहा है, लायके तहसीन है। ये भी बताइएगा कि ये जो फाउंडेशन है किस तरह के रिलीफ ऑपरेशंस में इस वक्त मसरूफ अमल है। First of all, thank you. Assalamu alaikum. Good morning to both of you. MashaAllah. Minhaj Welfare Foundation ने relief activities basically 2 months से हमने पहला शुरू किया है। पाकिस्तान अगस्त के महीने में हमने ऑलरेडी फोरकास्ट किया था कि वेदर काफ़ी डिफ़िकल्ट है और हमारी टीम्स मुख्तलिफ एरियाज़ में, ख़ास तौर पर शुरू में KPK के कुछ इलाके में मौजूद थे, बुनेर में और फिर सवात में हमारे कुछ टीम्स वहाँ भी मौजूद थे। हमने काफ़ी काम किया था रिलीफ इमरजेंसी के ऊपर। उस वक्त लोगों के घर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके थे, तो हमने वहाँ खैमा बस्तियाँ भी प्रोजेक्ट शुरू किया था, कुक मील्स, राशन फूड, और ये काम काफ़ी तकसीम हो चुका है अभी हमारे लोग साउथ पंजाब में भी हैं, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर और मुख्तलिफ एरियाज़ में हमारे लोग अभी भी मौजूद हैं। thousands हमारे। अच्छा अदनान साहब, ये बताइए कि आपने जिस तरह से बताया कि आपने KP में भी जो इमदादी सरगर्मियाँ वो सर अंजाम दी हैं और ओवरऑल ही आपका फोकस रहा पके पकाए खाने पर भी, राशन पर भी और कैंप्स देने पर भी, तो अब आपका फोकस क्या है? मतलब जब ये सैलाबी
अभी सूरत हाल, क्योंकि आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है, बात की क्या प्लानिंग है? क्या कोई घर जो हैं वो छोटे यूनिट्स जो हैं इन्हें बना कर दिए जाएंगे? और इस वक्त केपी से पंजाब की सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ है? यहाँ पर ज़रूरियात सैलाब मुतासरीन की क्या है? देखिए, एक्सपीरियंस के मुताबिक जब सैलाब 2022 में आया था वहाँ सिचुएशन डिफरेंट था। अभी जब हमने ये असेस किया था KPK में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर वापस जा रहे हैं या वो तामीराती काम शुरू कर रहे हैं। तो KPK में हमने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन विल लुक आफ्टर ऑल दी ऑर्फन चिल्ड्रन। हमारे इस वक्त तकरीबन 5 ऑर्फन केयर होम प्रोग्राम्स हैं पाकिस्तान में, जिसमें तकरीबन 1000 यतीम बच्चों की अभी से हम कफालत कर रहे हैं। तो हमने ये ऐलान किया कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन उन यतीम जो बेघर हो गए उनके लिए हम आगोश जो हमारा एक प्रोजेक्ट है उनके लिए हम घर प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारा मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल ये है कि जो लोग बेघर हैं हम उनके लिए नया घर बनाएंगे थ्रू आउट साउथ पंजाब KPK। और इवन मैं एक स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ कि कुछ लोग जब मेरी मुलाकात हुई थी, अभी मैं आ रहा हूँ जनूबी पंजाब से, तो कुछ लोगों ने पूरी साल उन्होंने सेव अप किया था ज़ेवरात के लिए, अपनी बेटियों शादियों के लिए। तो हमने ये भी ऐलान किया कि जो जो लोग जिन्होंने पूरे साल सेव अप किया हम उनके लिए भी शादी का बंदोबस्त भी करेंगे। तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमारे गोल्स हैं। और जैसा पाकिस्तान जो 2022 में सैलाब आया था, हमने तकरीबन 5000 नया घर बनाए थे जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान, और ये भी हमारा लॉन्ग इस टर्म बार का कितना टारगेट है? देखें, अभी हमारे टीम्स मौजूद हैं। अभी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ जो इमरजेंसी हम कहते हैं ना, ये पीरियड चल रहा है। अभी भी हमारी टीम्स असेस कर रहे हैं। जो इस वक्त 3 मेन हमारा काम है वो एक इमरजेंसी मेडिकल कैंप्स हमने सेटअप किए हैं, दूसरा जो हमारा मेन काम है वो खैमा बस्तियों का, और तीसरा मील्स के हवाले से कुक्ड मील्स और फूड राशंस। अच्छा अदनान साहब, जैसे कि आपने कहा कि ये शॉर्ट टर्म में अभी आप कर रहे हैं, तो आपके कैंप्स कहाँ कहाँ कायम है, किस तरह से लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं, और किन इलाकों में आपने ज़्यादा सूरत हाल ख़राब देखी और चैलेंजेस आपको वहाँ पर दरपेश भी रहे कि इमदादी कामों में मसला आया? देखिए, अभी इस वक्त 4 मेन एरियाज़ में हम काम कर रहे हैं। तो मुजफ्फरगढ़, जलालपुर, अलीपुर और पीरवाला, ये मेन एरियाज़ हैं जनूबी पंजाब में। अभी भी हमारी टीम्स वहाँ मौजूद हैं। खैमा बस्तियाँ ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं उन एरियाज़ में, लेकिन इस खैमा बस्तियों के साथ हमने एक अच्छी सी टीम सेटअप करने, इस्टेब्लिश करने के वो उनकी बेसिक ज़रूरियात को वो मीट कर लें। उसके साथ साथ जो हमारा मेन इस वक्त फोकस है कि इसी शॉर्ट टर्म में उन लोगों के लिए नया घर बनाने के लिए, तो ये जो तामीराती काम, इसके ऊपर हमारा मेन फोकस होगा कि हम उनकी लाइफ किस तरह से रीबिल्ड कर लें। तो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन इस वक्त जनूबी पंजाब के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे तकरीबन 10,000 वॉलंटियर्स मौजूद हैं। अच्छा, हमारा इस वक्त बहुत बड़ी ह्यूमन कैपिटल मौजूद है। तो ग्राउंड मकामी पे रज़ाकार भी शामिल हैं? ये इससे ज़्यादा वॉलंटियर्स मौजूद हैं, और ये एक खसूसियत है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के। हमारे जितने वॉलंटियर्स वो अपना फ्री टाइम दे रहे हैं, सुबह वो अपनी जॉब में चले जाते हैं, रात के टाइम पर वो इस आज़ादी काम आपकी फाउंडेशन बिल्कुल बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, और आपने बताया भी कि 10,000 वॉलंटियर्स बहुत अच्छी बात है। ये बताइएगा कि आपके पास अदादो शुमार भी होंगे, अब तक कितने लोग हैं जिन तक आपने राशन पहुंचाया, जिनकी मदद कर सके हैं, जिनके लिए मतलब कोई खैमे जो हैं वो आप दे सके हैं, या कितने लोगों को पका पकाया खाना आप तकसीम कर सकें? इसका मकसद ये ताकि और भी जो देखने वाले हैं उन्हें भी तहरीक मिले, वो भी इस नेक सफ़र में आपके साथ शामिल हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डेली डैशबोर्ड इस वक्त हमने तकरीबन मुल्क में 10 कंट्रोल और सिचुएशन रूम्स हमने कायम किया है, और डेली डैशबोर्ड अपडेट हो रही है। तो जो लेटेस्ट फिगर्स हैं, हमने तकरीबन 1 मिलियन मील्स अब तक तकसीम किए मुख्तलिफ एरियाज़, और इस वक्त तकरीबन 100 खैमा बस्तियाँ हमने कायम किया मुख्तलिफ एरियाज़ में। ये काम जारी है, लेकिन ज़ाहिर है विदाउट डोनेशंस ये उस वक्त पॉसिबल नहीं। क्या आप पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों के लिए? मैं ये ज़रूर पैगाम दूंगा कि आप हमारा जो वेबसाइट है minhajwelfare.pk, उसके ऊपर ज़रूर आप विजिट करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस इस वक्त बहुत एक्टिव है, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो करें, और हमारे वेबसाइट के जरिए आप ज़रूर डोनेट करें। सही, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने बता दिया कि आपकी मौजूद हैं, और लोग जो हैं वो वहाँ पर जाकर डोनेट कर सकते हैं, और बाकायदा ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस चीज़ के लिए डोनेट करना चाह रहे हैं, मतलब जिस एरिया में आप काम ज़्यादा करना चाह रहे हैं
और आप ये समझते हैं कि जनाब मुतासरीन को इस चीज़ की ज़्यादा और ज़रूरत यकीनन है, वो आप दे सकते हैं। जब हम अपने प्रोग्राम्स में भी इस चीज़ का हमेशा से तज़किरा भी कर रहे हैं और सैलाब मुतासरीन के हवाले से, तबाहकारियों के हवाले से भी आवाम को बता रहे हैं गाहे बगाहे, और हम देख भी रहे हैं कि सुनो न्यूज़ भी आवाज़ बना हुआ है उन सैलाब मुतासरीन की, और हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी हम सूरत हाल या ट्रांसमिशंस के थ्रू सब कुछ आपको इस हवाले से बता भी रहे हैं। आबी ज़खायर हों, दरियाओं हों, और नदी नालों में तग़यानी के हवाले से भी लम्हा ब लम्हा जी रिपोर्टिंग की जा रही है। हमारा जो नुमाइंदों का नेटवर्क है वो हर इलाके में मौजूद है और सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही भी दे रहा है। तो बढ़ चढ़ कर इस चीज़ में आगे आना चाहिए, और जिस तरह से मिनहाज बिल्कुल जी, कार खैर में अपना हिसाब ज़रूर डालें, और प्रोग्राम्स के जरिए भी जनाब सैलाब की खुसूसी कवरेज जो है हम कर रहे हैं। सुनो पाकिस्तान की जानिब से भी अवामी मसाइल दिखाए जा रहे हैं, हाईलाइट किए जा रहे हैं और हुकाम तक पहुँचाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को सैलाब मुतासरीन को बहुत फ़ायदा हो रहा है। इमदादी टीमें वहाँ पर पहुँच रही हैं और मुख्तलिफ जो फाउंडेशंस हैं जो कि काम कर रही हैं वो वहाँ तक पहुँच रही हैं उनके इलाकों में, और मुश्किल वक्त में उनका सहारा बन रही हैं। तो जनाब आप भी ये अमल जो है इसमें अपना जिस हद तक हो सकता है, जितनी आप में इस्तात है, अपना हिस्सा ज़रूर डालिए। इसी पैगाम के साथ लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। स्टे विद अस। सुनो पाकिस्तान, वेलकम बैक। और अब बात कर लेते हैं जी दांतों के मसाइल की। और नाज़रीन, हम जिंदगी में उस वक्त से दांत ब्रश करना शुरू कर देते हैं जब हम बाथरूम के शीशे तक भी पहुंच नहीं पा रहे होते हैं, मगर दांत ब्रश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम कोई अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, ब्रश का भी और टूथपेस्ट का भी इतना मौसर नहीं होता, कोई ना कोई रह ही जाती है कमी दांत ब्रश करने में। लेकिन टूथपेस्ट की अगर हम बात करें तो इसके बारे में अभी भी हम कंफ्यूज हैं कि ये सेहतमंद है, मुफीद है, या कितना इससे खतरा हो सकता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। बिल्कुल जी, और अगर मैं खरीदारी कर रहा हूँ टूथपेस्ट की तो मैं वो आपको पता है पेस्ट के लास्ट पे वो देख रहा होता हूँ कि ये केमिकल वाली है, ये जनाब आप कुछ भी हर्बल है, नेचुरल है, अगर समझ नहीं आती, ब्लू लेबल है, ब्लैक है, ग्रीन है, खैर वो देखते रहते हैं। तो जनाब टूथपेस्ट का जो इस्तेमाल है मुंह के कैंसर का एक मुमकिना सबब बन सकता है, और जबकि हम अक्सर अपने दांतों की सेहत के हवाले से कुदरती तरीकों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि नेचुरोपैथी यानी कुदरती इलाज में ऐसी बेशुमार हिकमतें छुपी हुई हैं जो दांतों और मसूड़ों की बीमारियों से बचाव के लिए बेनिफिशियल हैं। दांतों की सेहत को कुदरती तरीके से कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं माहिर नेचुरोपैथी डॉक्टर जमील मेहरवी साहब। खुशामदीद आपको डॉक्टर साहब। पहले तो हमें ये बताएं कि आपके मुताबिक दांतों मसूड़ों की सेहत को सबसे ज़्यादा नुकसान कैसे और कौन सी हमारी रोज़मर्रा की आदत हैं जिनसे पहुँच रहा होता है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा टॉपिक है आज, और ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त लोग जो हैं वो इसका शिकार हो चुके हुए हैं। एक्चुअल हमने ये नहीं देखना कि हमारे पास पेस्ट कौन सी है, वो मेडिकेटेड है या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स उसके ऊपर कोई दे दिए गए हैं, तो हमने उसको देखना है। कुछ भी है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो उसमें झाग बनाने वाला जो प्रोसेस है जिससे वो झाग बनती है, वो झाग किस केमिकल से है और किसकी वजह से है, और वो केमिकल हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, चाहे वो मेडिकेटेड हो या वो नेचुरल किसी हर्ब्स के ऊपर चीज़ें भी दी हुई हों कि इसमें लौंग भी डाला है, नीम भी डाला है, मिसवाक भी है, फलां भी है। जो मिसवाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और जो नेचुरल है, नेचुरोपैथी के ऊपर बेस करती है, नेचर पे, वो जो दरख्तों के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मिसवाक मुख्तलिफ चीज़ें रखी हैं, उसकी अफादियत रखी है, वो वहाँ से निकाल कर इस पेस्ट में डालकर तो ऐसा नहीं हो सकता। इसकी मिसाल मैं पहले इस चीज़ से दूंगा कि आपने देखा खुदा न खास्ता किसी को अगर कोई हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएं, तब भी या बहुत सारे लोगों को खुद पता है कि एक छोटी सी गोली जो है एलोपैथी के अंदर वो जुबान के नीचे रखवाई जाती, और विद इन 7 सेकंड, वो 7 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो आपके हार्ट तक पहुंचकर आपको हार्ट अटैक और उन चीज़ों से जो रिलीफ दे रही होती है। यही बताने का मकसद क्या था कि ये 7 सेकंड में अगर हार्ट और पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ जुबान के नीचे रखने से इतनी तेजी से पूरी बॉडी में स्प्रेड ओवर करती है, फैलती है, और इतना वो अपना एक इफेक्टिव जो भी रोल है उसने जैसा भी अदा करना है। तो हम जो टूथपेस्ट करते हैं सुबह सुबह उठ के खाली पेट, वो कम से कम 2 से 3 मिनट तो हर बंदा करता है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि अगर 7 सेकंड में जुबान के नीचे रखने वाली चीज का इफेक्ट पूरी बॉडी में जाता है, हार्ट तक पहुंचता है, तो ये जो 2 मिनट हम पेस्ट करते हैं उसका इफेक्ट कितना होता होगा। तो जमील साहब, ये सारी पेस्ट ऐसी हैं टूथपेस्ट? हाँ, मैं बताने लगा ना उसमें है क्या। एक तो अगर हम बाहर वाली दूसरे ममालिक में देखें तो वहाँ पे कार्सिनोजेनिक भी उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये कैंसर काज करता है। दूसरी बात, इसके अंदर ना 2 ऐसे केमिकल हैं
एक तो सोडियम लॉरल सल्फेट है और एक सोडियम मोनोसल्फेट है। सोडियम लॉरल सल्फेट जो है वो तो कैंसर का बायस बनता है, और जो सोडियम मोनोसल्फेट है ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक करता है, यानी एसिडिटी और तेजाबियत पैदा करता है, और वो तेजाबियत भी उल्टा माए कैंसर तक लेके जाती है। ये दो केमिकल जो टूथपेस्ट के अंदर है, यही दो केमिकल आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, जिन जिन चीजों में झाग नजर आती है आपको, जो हम यूज करते हैं। सोचते हैं जब तक झाग नहीं बनी दांत साफ वो क्या क्या और क्या चीजें हैं जिनमें झाग बनती है। शैम्पूज में भी इसी तरह नहीं होता। सल्फेट फ्री जो होते हैं उनमें डिटर्जेंट पाउडर, डॉक्टर साहब आप तो डरा रहे हैं मुझे। डिटर्जेंट पाउडर, सर्फ वगैरह और इस तरह की जितनी चीजें जिनमें झाग बनती है, सही, साबुन भी बहुत सारे ऐसे हैं जो झाग पैदा करते हैं, तो उनमें झाग पैदा करने वाला भी यही सोडियम लॉरल सल्फेट और सोडियम मोनोसल्फेट होता है। और यही सोडियम लॉरल सल्फेट जो है वो हम रोजाना पेस्ट पे लगा के कर रहे होते हैं। अच्छा, आप गौर कीजिए, जब से हमने सुन्नत जो तरीका है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मिसवाक करना छोड़ा, खवातीन ने दातन करना छोड़ दिया, मंजन तक हम आए और मंजन से हम पेस्ट तक आ गए। इस पेस्ट की वजह से और इन मसाइल की वजह से आप देख लें कि हमारे यहाँ डेंटल जो डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट, और उसके बाद इसका जो कारोबार था वो कितना चमका, मशीनरी कितनी आई। रूट कनाल करने के ऊपर आप देखें कि 1.5, 2, 4 लाख रुपया खर्च होता है, और हम सिर्फ दांतों की सफाई कर रहे हैं इससे, जबकि मिसवाक सुन्नत है। और मिसवाक से आप सल्लल्लाहु की हदीस है कि मिसवाक करो, इससे मुंह की सफाई है। तो हम मुंह की सफाई की बजाय क्या कर रहे हैं, सिर्फ दांतों की सफाई, और दांत खूब चमकाओ, अच्छे बच्चे बन जाओ। ये सारे डायलॉग जो हैं ये अच्छे बच्चे नहीं बना रहे हैं। दांतों के कैंसर से फिर आगे मर्ज कैसे बढ़ता है और किस तरह से? देखिए, सबसे पहले आपके दांत भुरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आपके दांतों में सुराख करना भी इसी पाउडर ने करना है, इसी केमिकल ने करना है। आपके मसूड़ों के मसाइल भी इसी ने करने हैं, रूट कनाल तक जाना है, सेंसिटिविटी होनी है और कई सारे इश्यूज फिर दांतों में। और फिर ये पूरी बॉडी में आप सुबह सुबह उठकर खाली पेट जो कर रहे होते हैं, तो पूरी बॉडी के अंदर 2 मिनट में ये सारा जो केमिकल है वो आपकी पूरी बॉडी में कैंसर माउथ वॉश सेफ है या वो भी नहीं? सर देखें, हमें नेचर और फितरत के करीब आना है। एक पेस्ट मैं अक्सर कहता होता हूँ, वही पेस्ट अब खुद बनाएं, सारे अपने घर में बनाएं। मैं भी आज सुबह वही करके आया हूँ। अच्छा, कि आपने 2 चुटकी जो है वो ले लिया, फर्ज करें ज़्यादा बनाना है तो आप 1 चम्मच जो है वो नमक ले लें, 1 चम्मच जो है वो आप हल्दी ले लें। आज मुझे सुबह किसी ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी आपकी एक वीडियो देखी, उसमें आप ये बता रहे थे, तो कहते किसी ने उसके नीचे कमेंट किया हुआ है कि हल्दी से दांत पीले हो जाएंगे। मैंने कहा जी मेरे तो पीले नहीं हुए, मैं करसे से कर रहा हूँ, हल्दी से पीले कैसे हो जाएंगे? 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जो है वो आप नमक ले लें और 1 चम्मच सरसों का तेल, इसको मिक्स कर लें। 1 चुटकी मीठा सोडा डाल लें उसके अंदर, 1 चुटकी आप लौंग का पाउडर, 1 चुटकी आप दालचीनी का पाउडर डाल लें। इससे अच्छी पेस्ट आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती, इसका नेचुरल। इसको आप ब्रश पे लगाना चाहते हैं, ब्रश पे लगा लें, उंगली के साथ कर लें, जैसे करना है। ये सारी की सारी चीज़ें नेचुरल हैं। और आपको बल्कि लोग जो दांतों की बीमारियों और मुख्तलिफ मसलों का शिकार है, जिनका पीलापन है, कैविटी है, कीड़ा लगा हुआ है, कई सारे इश्यूज होते हैं, उनको चाहिए कि ये इन चीज़ों को पेस्ट बना के ये वाली खुद से बच्चों समेत सारों को इसके ऊपर लगाएं। ये एक बार काफ़ी है या ट्वाइस अ डे? सर आप देखें, एक दफ़ा सुबह उठकर करना चाहिए और एक दफ़ा रात को सोते वक्त ज़रूर करना चाहिए। और सुन्नत तरीका देखें अगर हमारा, तो मिसवाक जो है उसके बारे में ये फरमाया गया कि सुबह फजर की नमाज से लेके इशा तक आप जब 5 गना नमाज पढ़ेंगे और उसके साथ जब आप 5 वक्त वुजू करेंगे और हर वुजू के साथ आप मसवाक करेंगे, उसकी रहमतें, बरकतें, उसकी फजीलतें कुछ और है। मुसलमान हो और बीमार हो जाए ये मुमकिन नहीं हो सकता, इसलिए कि आप देखें कि अगर हम जितना हाइजेनिकली हम अपने आप को 5 वक्त वुजू करना, जितना ये हाफ गुस्ल है आपका वुजू जो है, लेकिन हम उन सारी चीज़ों से दूर जा चुके हुए और मसाइल का शिकार हैं। तो ये जो पेस्ट बताई गई है मैंने अभी आपको, इस पेस्ट को अगर करना शुरू कर दें, ये जो पब्लिक देख रही है ये, तो इनके लिए अगले 1, 2, 3 महीनों के बाद ये डेंटिस्ट के पास जाना छोड़ देंगे, इनका जाना खत्म हो जाएगा और जितने मसाइल हैं खुद ब खुद हल। तो कहते हैं आप स्केलिंग के लिए 6 माह बाद तशरीफ लाएं, साल में 2 बार जो है आपको लाजमी करवानी चाहिए। वो साल में 4 दफा मंगाएगा, घिस रहे हैं चाहे उसमें से, सर वो 4 दफा आपको 4 दफा बुलाएगा तो उसको फायदा है। हमें फायदा किस तरह ये आपसे जानना है, ये पब्लिक सब जानती है। इसको ये चाहिए कि क्या करना है, हमने अब पूरा फार्मूला, यही पेस्ट मैं नहीं बना सकता, यही पेस्ट बनाकर मैं इसको पैक करके दे सकता हूँ, इसको किसी
बोतल में दे के इसकी बिजनेस भी किया जा सकता है। हम तीनों मिलकर नहीं अच्छा, कर सकते, डॉक्टर साहब, पैसा तो आ इन- सकता है। आइडिया अच्छा है। आइडिया अच्छा है इन ना, सब के लेकिन बावजूद हम ये भी- कहते हैं कि कौम खुद बनाए घर में, बनाए। फ्रेश बनाए, एक दफा बना लें, 4-5 दिन आपके गुजर जाएंगे और उसके बाद वो फिर दोबारा से बना मैं लें। बताना चाह रही थी, इन सब के बावजूद भी ना, ये डॉक्टर्स पे जाने के बावजूद भी एक फिल्टर ऐसा है जो दांतों को ना व्हाइट करता है, तो उस फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी जिस नहीं तरह से- पड़ेगी, बिल्कुल नहीं क्योंकि लोग स्माइल भी करते हैं ना, जिनके येलो दांत, वो ऐसे मुंह बंद करके करते हैं, तो खोल के मुस्कुरा ऐसे करके होते हैं ना, खुल के कह के लगा के हंसना चाहिए। अच्छा, इससे और एक कि आपके मुंह के अंदर वो जो मसाइल है ना, जुबान पक जाती है, सम टाइम अंदर दाने बन जाते हैं, छाले बनते हैं, कुछ लोगों को वो कहते हैं smell गर्मी का से भी- बन नहीं गए होंगे। जी, और हाँ। खास तौर पे जो आपके बैड स्मेल निकलती है smell, आपके exactly. अपने सांसों से ही आती है, कम से कम वो क्लियर हो जाएगी और आप फर्स्ट क्लास जबरदस्त। फिट आपकी होंगे। अपनी सांसों से आती है और अगले की सांस रोक देती तो है। क्या हम कह सकते हैं ना हम कहते हैं फिट रहो, हिट रहो, Hit रहो। लेकिन नेचुरल के साथ, Natural नेचर के के साथ, साथ, बैक टू जी, नेचर जो है ना, back to nature। वो हमारा जो स्लोगन है वो पूरी दुनिया में बड़ा फेम हो चुका हुआ है। मतलब मैं अभी जब सऊदीया के टूर पे था, इंडियंस और बहुत सारे लोग दूसरे मुल्कों के अरबिक्स वगैरह जो फिर रहे थे, इंडोनेशियन थे, मलेशियन थे और बड़े सारे, तो कहते थे वो डॉक्टर साहब वो बैक टू नेचर वाले। Back to तो वो nature। कहते हैं कि Back to बहुत ही nature। अच्छी बात है कि इस तरफ जो है ना वो आना चाहिए। ये जो पेस्ट है, इससे अपने आप की, आप देख लें कि इस वक्त हर घर में कैंसर का कोई ना कोई पेशेंट हो रहा है, Exactly। हो चुका हुआ है, और उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीनें आ रही हैं। तो बेहतर ये है कि हम अपने आप को उन चीज़ों से बचा बचाएं, लें। उन चीज़ों से रोकें जो कॉज करती हैं। मतलब देखें ना, अगर मैं कोई टीका लगा के कैंसर से अपने आप को सेव करना चाह रहा हूँ, तो जब तक मैं उसके रूट कॉज और उन चीजों को अपने बॉडी के आने तक नहीं रोकूंगा, तो मुझे कोई भी टीका, कोई भी चीज मुझे ये बहुत बताइए जबरदस्त कैंसर है, से बड़ा कैसे बचाएगी। नेकी का काम कर रहे हैं वो नेकी इस का तरह काम, से, क्योंकि yes। अगर हम देखें तो लोग जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, वो भी ये बताने से कासिर होते हैं कि जनाब कॉज क्या थी जिसकी Cause वजह से क्या आपको थी, कैंसर हुआ। तो आप अगर लोगों को बता रहे हैं तो जनाब उनके पास मौका है, पहले से ही वो एहतियात बरत सकते हैं, इन करें। चीज़ों से जनाब परहेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक तो आपकी आमद का, और जनाब आप भी इस तरह की जो कुदरती चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करके इस तरह की जानलेवा जो बीमारियों उनसे महफूज जानलेवा, रह जी। सकते हैं, खास तौर पर कैंसर जिसका इलाज नहीं। इलाज मुमकिन नहीं है और बहुत एक्सपेंसिव भी है। तो और कैंसर का तो सुन के इंसान परेशान हो जाता है, दिल दहल जाता है। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए जी नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि हम देखते हैं कि हर घर में छोटे से लेके बड़ा तक ब्रश कर रहा होता है और ये डेली आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा ही है। तो नेचुरल चीजों से बिल्कुल, करेंगे तो कैंसर से आपने जबरदस्त कहा रहेंगे। सारे डर रहे होते हैं, लेकिन स्मोकर्स नहीं डरते। मैं कहा, स्मोकर्स नहीं वो डरते, लेकिन उसके ऊपर कुछ और लिखवाने की वो भी जरूरत है, तहरीर चेंज वो भी करने ये की नुस्खा जरूरत इस्तेमाल करें, पीले दांतों से छुटकारा पाएं और हंसें खिलखिला के, जैसे हम हंस रहे हैं। और हंसते हंसते जी हम अब ब्रेक पर चलते हैं, देखते रहिए है। सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो जनाब अब रुख करेंगे खेल के मैदान का, और आपको बताएं तो एशिया कप के हाई वोल्टेज मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। दुबई स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, ताहम पाकिस्तान की बैटिंग शुरू में ही लड़खड़ा गई। टॉप ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर नजर आया। कौमी टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर महज 127 रन ही बना सकी। साहिबजादा फरहान 44 गेंदों पर 40 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 16 गेंदों पर 4 छक्कों की मदद से 33 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। लेकिन फिर भी पाकिस्तान हार गया। लेकिन पाकिस्तान की जो टीम है वो बैटिंग में भी बॉलिंग में भी हम देख रहे हैं कि नाकाम ही दिखाई दे रही है और भारतीय बल्लेबाजों के आगे बेबस नजर आ रहे हैं हमारे जो बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं। जवाब में जी भारतीय टीम के बैटर्स ने जारहाना खेल पेश किया और 128 रन का हदफ जो है वो 16वें ओवर में सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। जबकि भारत की जानिब से अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने जो है वो 31 रन बनाए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की हम बात करें, वो तो मायूसी का शिकार ही नज़र आ रहे हैं और अवाम भी बहुत मायूस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और यही सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन पाकिस्तान जीत नहीं सका। और 3 विकेटें जी साइम अयूब ने हासिल की। हमारे सारे के सारे बैटर्स या बॉलर्स जो हैं वो किसी भी तरह क्रीज पर चल नहीं पाए। चले हम तो मैच हारे, लेकिन अगर भारतीय प्लेयर्स की बात करें तो वो स्पोर्ट्समैनशिप में अगर देखें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर उनका आप देखें तो उसमें वो फेल नजर आते हैं। मैच के इख्तिताम पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से जनाब मुसाफा तक नहीं किया। टॉस के मौके पर भी जब दोनों कप्तानों ने मुसाफे से गुरेज किया, भारतीय टीम के इस नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर ने बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। भारतीय रवैये के खिलाफ कप्तान सलमान अली आगा ने तो इख्तितामी तकरीब में एहतजाजन शिरकत भी नहीं की
और अब नाज़रीन इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार डॉक्टर नुमान नियाज साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हार जीत का तो तस्करा बाद में करेंगे, लेकिन ये जो भारत की जानिब से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को नजरअंदाज किया गया है और मैच के अख्ताम पर हम देख रहे हैं कि जी कौमी टीम से हाथ नहीं मिलाया, जिस पर पाकिस्तान ने भी एहतजाज किया। भारतीय टीम के इस रवैये पर आप क्या कहेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ये जो आपने बात की है ना, इंडिया एक्चुअली ग्राउंड के अंदर तो मैच जीता, बट दे लॉस्ट मच मोर ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो इसमें तशनगी की बात है ना, इट इज़ नॉट द बिहेवियर ऑफ इंडिया। उनका तो जो एग्जैजरेटेड पेट्रियाटिज्म है, जो फॉल्स नैरेटिव है, जो उनकी गवर्नमेंट का नैरेटिव है, उसमें तो उन्होंने पॉलिटिक्स को क्रिकेट के साथ मिलाया। दैट इज़ अनफॉर्चुनेट, रिग्रेटेबल। लेकिन आपको मैं बॉलीवुड को भी मिलाया नुमान से। आईसीसी की जो 2.1.11 क्लॉज है आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट का, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अपोनेंट्स या फेलियर टू मेंटेन पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, ये पिनलाइज होना चाहिए। ये सजा है, इसकी बाकायदा पेनल्टीज हैं। लेकिन जो और वर्स्ट चीज़ है वो ये है कि जो आईसीसी का मैच रेफरी थे एंडी पायक्रॉफ्ट, उन्होंने मना कर दिया था सलमान अली आगा को सूर्य कुमार यादव से टॉस पे हाथ मिलाने से। तो ये तो वो एक्चुअली अकम्प्लिस बना हुआ है आईसीसी, क्योंकि इट इज़ बीइंग लेड एंड चेयर्ड बाय जे शाह। तो ये तो भारत ने सेबोटाज कर लिया है आईसीसी को भी, ये मैटर ऑफ कंसर्न है। सेकेंडली, अगर आप देखें तो इतनी हिपोक्रेसी है और इतने डबल स्टैंडर्ड्स हैं आईसीसी के कि उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में ब्लैक आर्म बैंड पहना था कि ऑल लाइव्स आर इक्वल और फ्रीडम इज ह्यूमन राइट। उस पर भी उनको पेनलाइज किया गया था और उनको पेनल्टी लगाई गई थी। इंग्लैंड के मोइन अली ने एक रिस्ट बैंड पहना था इंटरनेशनल मैच में जिसमें लिखा हुआ था सेव गाजा एंड फ्री पैलेस्टाइन, उनको भी पिनलाइज किया गया था, पेनल्टी दी गई थी और हटाया गया था। तो क्या सूर्य कुमार यादव को आईसीसी में इतना दिल है कि अगर वो इनको भी पिनलाइज करेगा? जिस किस्म की उन्होंने पोस्ट मैच इंटरव्यू दिया और फिर पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, फिर आपने सलमान अली आगा ने ना जाके मेरे ख्याल में ज्यादती की है। कल आपके मैनेजर को, जो कि एक सीजन ब्यूरोक्रेट है, ग्रेड 22 के चीफ सेक्रेटरी पंजाब रिटायर हुए हुए हैं, उनको जाना चाहिए था, सलमान को जाना चाहिए था और ये सारे रूल्स उनको पता होने चाहिए थे आईसीसी की। एंड वहाँ पे ये ओपनली प्रोटेस्ट करते अगेंस्ट इंडियाज बिहेवियर। हमने नहीं कहा था इंडिया को कि आप आके मैच खेलें, आपके कोई कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस थे ना कि आपकी गवर्नमेंट भी नहीं चाहती थी और आपके बोर्ड भी नहीं चाहता था, स्टिल आपको आना पड़ा। इसका मतलब है आपके ऊपर भी कोई डैडीज हैं जो कि ये इकोनॉमिक्स की वॉर है, ये फाइनेंशियल्स की वॉर है और आप लोग आए यहाँ पे खेलने। अगर आप खेलने आए थे देन फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऑफ द गेम को एटलीस्ट मेंटेन करें। छोटे लगे हैं, बहुत छोटे लगे हैं इस बिहेवियर से। नुमान साहब, यहाँ पर वो फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो वो फिर पाकिस्तानी टीम यानी कि बाजीगर बन चुकी है। ऑब्वियसली इस लिहाज से तो बन चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की तो टीम ही नहीं है। आप टीम की बात कर रही हैं। कल आपको नजर आया होगा कि 10 महीने दिल को बहलाने के लिए सर, दिल को बहलाने के लिए हम ये तो कह ही सकते हैं। चले आप दिल बहला लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके प्लेयर्स का स्किल सेट भी नहीं है, फिर आपके प्लेयर्स का जो है कैपेसिटी नहीं है, फिर आपका जो आइटिनरियाँ बनाई गई हैं, मैं तो कहता हूँ कि आप कटारे में लेके आएँ जो आपके डायरेक्टर इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं पीसीबी के, कि आपने कभी अफगानिस्तान से, कभी बांग्लादेश से, कभी आइलैंड से, कभी वेस्ट इंडीज से मैच करवा दिए। लास्ट मेजर टूर जो है पाकिस्तान का 10 माह पहले हुआ था न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान टीम के हालात देखते हुए अपनी तीसरे नंबर की दर्जे की टीम कहलाई थी। सो कल आपको पता लगा बड़ी टीम कैसे होती है। उनके यंगस्टर्स है तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा, उनका आप कॉन्फिडेंस देखें बिकॉज उनका सेल्फ बिलीव था और सेल्फ बिलीव वाज बैक्ड बाय देयर स्किल। आपके पास ना स्किल थी, फिर अनफॉर्चुनेटली जो आपकी टीम सिलेक्शन थी, मुझे नहीं समझ आती कि आपने क्या टीम सिलेक्ट की हुई है। आपका जो कप्तान है उसकी T20s में जगह ही नहीं बनती, वो कम्प्लीटली इररिलेवेंट है टू दिस क्रिकेट, सलमान अली आगा, और जब वो टीम में आता है तो बैलेंस आउट हो जाता है। हसन नवाज को 6 पे खेलना पड़ता है। आपको मुझे ये भी नहीं समझ आई कि फ़हीम अशरफ जो है उसका रोल क्या है, वो ऑलराउंडर
बॉलर है तो बॉलिंग क्यों नहीं करता, अगर बैट्समैन है तो नंबर 8 पे क्यों बैटिंग करता है? सो दैट इज ऑल अनफॉर्चुनेट। आप मोहम्मद हारिस से पता नहीं क्या निकालना है, नहीं है वो, ही डजंट बिलोंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट ना। उसका मेथड है, ना स्किल है, ना टेक्निक है, ना डिफेंस है। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक आप कर नहीं सकते। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक आप तब करेंगे जब आपके पास डिफेंस होगा, जब आपको समझ होगी। बॉलिंग आप रीड नहीं करते, कुलदीप यादव को आप रीड नहीं कर रहे थे, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आप एक बड़ी टीम के अगेंस्ट जो परफॉर्म कर पाएंगे? अच्छा नुमान साहब, अगर देखा जाए तो टॉस का कितना किरदार था जो हमने जीत कर बैटिंग करने का फैसला किया, और क्या ये दुरुस्त था या नहीं? और दूसरा हमने देखा कि बॉलर्स जो हैं जनाब, अगर वो भी शाहीन शाह अफरीदी को हम मेंशन करना चाहेंगे, अगर वो भी कल अच्छी बैटिंग ना करते तो फिर हमारा हदफ क्या होता भारत? यार आप टीम का हाल देख लेंगे, जो आपका ओपनर है वो 3 आउट कर रहा है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जो आपका बॉलर है वो रन कर रहा है। हाँ। तो ये तो आपका हाल है। टॉस एक ब्लंडर था जी, बिकॉज पिछले इस मैच से पहले जो पिछले 8 मैच थे दुबई में खेले गए, उनमें से 7 टीम्स चेजिंग जीती थी। आपने बैटिंग इसलिए की क्योंकि आप चेज में कॉन्फिडेंट नहीं थे, और आपने ड्यू फैक्टर को भी नहीं मद्देनजर रखा। जब ड्यू आ जाती है तो वहाँ पे बॉलिंग करना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे बैटिंग आसान हो जाती है, चेजिंग आसान हो जाती है। सो ये एक अहमकाना हमाकत अमेज फैसला था टू बैट फर्स्ट, और आप सिर्फ इसलिए आपने किया कि आपको रन्स कर लेंगे। आप रन्स कैसे कर लेंगे जब आपका स्किल सेट ही नहीं है? साहबजादा फरहान कल 40 पे 40 किया क्योंकि उसको नजर आ गया था दूसरे एंड से कोई जो है वो खड़े होने को तैयार नहीं है, तो वो उसकी गेम है नहीं जो उसने खेली। मेरा एक क्वेश्चन है इन सिलेक्टर्स के साथ कि अगर यही क्रिकेट खेलनी थी, यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना था, यही इंटेंट थी, यही स्ट्राइक रेट्स थे, तो फिर आपने पिछले 2 सुपरस्टार। चलें, उम्मीद है नुमान साहब आपका टीम मैनेजमेंट जो है उनकी जानिब से जवाब सामने आएगा, लेकिन कोई भी जो तावील है जितनी भी गढ़ ली जाए वो मुनासिब नहीं है, मेरिट पे नहीं है जनाब। बहुत शुक्रिया नुमान साहब। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और नज़र डालेंगे जी आलमी मंजरनामे पर। तो काफ़ी हलचल दिखाई दे रही है कतर पर हमले के बाद। मुस्लिम मुल्कों समेत दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है, और आज दोहा में मुस्लिम मुल्कों का बड़ा इकट्ठ होने जा रहा है। आज से दोहा में हम देख रहे हैं कि हंगामी बुनियादों पर अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर पहुंच चुके हैं और दीगर बड़े मुस्लिम मुल्कों के रहनुमा भी कतर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ देखा जाए तो इस अहम कॉन्फ्रेंस से पहले मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ, जिसमें सरबराही कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। इस इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कतर पर इसराइली हमले के बाद दोहा में होने वाले हंगामी इजलास में ये तजवीज़ दी कि इसराइल के अज़ाइम की निगरानी और तौसी पसंदाना मनसूबों को रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स कायम की जाए। और ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने अपने बयान में कहा है कि किसी अमली इक़दाम के बगैर सिर्फ तकारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं होना। और हम पहले देख भी रहे थे कि यही सूरत हाल थी, और मुस्लिम मुल्क जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ अब मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने पर इतफ़ाक़ कर रहे हैं, और ये फ़ैसला जो है सिहोनी हुकूमत के सरपरस्तों को परेशान करने के लिए काफ़ी होगा। और हम देख भी रहे हैं कि अब जो है वो मुस्लिम ममालिक जो है वो इकट्ठे होने जा रहे हैं और कोई ना कोई स्ट्रेटजी ऐसी अपनाएंगे कि इसराइल को एटलीस्ट लगाम डाली जा सके। कतर में हमले के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो अब इसराइल पहुंच गए हैं। वो ये कहते हैं कि अमरीकी सदर कतर पर हमले से खुश नहीं है, लेकिन इस हमले से अमरीका और इसराइल के ताल्लुकात मुतासिर भी नहीं होंगे। अमरीकी सदर चाहते हैं कि हमास को शिकस्त हो, जंग का खात्मा हो और तमाम 48 यरगमाली वापस आएँ और ये सब एक साथ हो। इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है आलमी उमूर की माहिर शाजिया चीमा साहिबा ने। शाह, गुड मॉर्निंग। कतर में 2 रोज़ा अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम ममालिक की जानिब से इसराइल के खिलाफ मुमकिना तौर पर क्या समझती हैं आप, क्या हिकमत अमली आ सकती है? देखिए, आपने अपने इंट्रो में 2 बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं कि एक तो ये कि अमेरिका जो है मार्को रूबियो इसराइल में क्या कर रहे हैं और उसकी पेशरफ्त क्या होगी, और प्लस ये कि इस्लामी ममालिक जो है एक दफ़ा फिर इकट्ठे होकर क्या करने जा रहे हैं। ये आज से पहले जितनी दफा भी इकट्ठे हुए हैं तो मैं बिल्कुल एंडोर्स करूंगी जो ईरानियन पर्सपेक्टिव है कि मुसलमान जो है हम सब सिर्फ बात करके तो फिर हम उठ जाते हैं और उन तकारीर का कोई मतलब नहीं होता। तो उसकी वजह माजी में शायद ये समझी जाती रही हो कि कुछ जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो ये समझते रहे होंगे
कि हम इम्यून हैं, हम वेस्टर्न एलाय हैं, हम इम्यून हैं इस एग्रेसर से और ये एग्रेसर हम पे अटैक एटलीस्ट नहीं कर सकता। तो अब एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। एग्रेसर ने खिते के अंदर जो वेस्टर्न एलाइज हैं, अब अगर कतर की बात करें तो वहाँ पे अमेरिका की सबसे बड़ी बेस है और कतर की जो है एक एयरफोर्स बेस जो है इवन इंग्लैंड के अंदर है। आपस में इनके डिफेंस टाइज हैं, स्ट्रेटेजिक टाइज हैं और बहुत अच्छे एलाय कतर के बाकी भी रीजनल ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो वेस्ट का बहुत बड़ा एलाय है रीजन के अंदर। तो उसके ऊपर अटैक जो है वो एक पूरे का पूरा पैराडाइम शिफ्ट लेके आएगा और उसके बाद अब देखना ये है कि क्या ये इजलास भी जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की तरह कंडेमनेशन पे खत्म हो जाएगा और उसमें इसराइल लफ्ज जो है वो भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और उसके कम्युनिके में भी इसराइल नहीं लिखा जाएगा। आपने सिक्योरिटी काउंसिल में देखा कि सिवाय पाकिस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ के, किसी बंदे ने आंखों में आंखें डाल के इसराइल को उसका चेहरा नहीं दिखाया। किसी बंदे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इसराइल के मुंह पे उसे कह सके कि तुम ऑक्युपायर हो, तुम एग्रेसर हो, तुम एक अपार्टाइड स्टेट हो, तुम इलीगल हो और तुम जेनोसाइड कर रहे हो। अगर ये ताकत और ये हिम्मत ये इस्लामी ममालिक भी दिखा दें कि इसराइल का नाम लेकर, बिल्कुल शाहज़ा साहिबा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि इस्लामी ममालिक अगर ऐसा दिखा दें, लेकिन हमने पहले भी देखा इसराइल गजा के मामले में देख लें, ईरान के मामले में देख लें, अब कतर वाली साइड पर आ गया और जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो क्या ये होश के नाखून पहले नहीं लेने चाहिए थे? अब इनको समझ आ चुकी है कि टारगेट मुस्लिम ममालिक हैं तो इकट्ठे होने की जरूरत है, अब जाकर इसराइल पर दबाव बढ़ेगा। अगर ये दबाव पहले डाल दिया जाता तो सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। मैं समझती हूँ कि शायद ये दबाव अब भी नहीं पड़ेगा। अभी भी हमें इस बात की समझ नहीं आई, हम किसी इल्यूजन में है कि आप देखें कतर के अंदर जो हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो वहाँ पे निगोसिएशन के लिए आए हुए और कतर एक ऐसी जगह है जहाँ पे इवन तालिबान के साथ निगोसिएशन, तो कतर ने अपने आप को एक ऐसी जगह एस्टेब्लिश किया हुआ है जहाँ पे वांटेड, अनवांटेड, लाइक और डिसलाइक तमाम तरह की पार्टीज जो हैं वो बैठकर सिविलाइज तरीके से बात करती हैं। तो कतर के ऊपर इस तरह का अटैक जो है वो उसको अंडरमाइन कर गया है। अब इसके साथ और किस चीज को अंडरमाइन कर गया है वो है ट्रंप की क्रेडिबिलिटी। ट्रंप ने सजेस्ट किया था हमास को कि आप आए, बैठें और हमारे साथ बात करें, और जो ही आप उनको बुलाया कि आप आए और बैठें तो उन पे अटैक हो गया। और उसके बाद ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता, और सोर्सेज ये कहते हैं कि उनको वैसे भी 10 मिनट बाद पता चला। वो तो अच्छा हुआ कि रूमर्स हैं कि टर्किश इंटेलिजेंस ने उन लोगों को बता दिया था हमास लीडर्स को, तो वो अपने मोबाइल फोन कमरे में छोड़ के कमरे से बाहर चले गए। तो वो मोबाइल फोन ही होते हैं, लोकेशन ही होती है, उनमें से कुछ जो है वो शहीद हो गए और कुछ जो है वो बच गए, जिसमें इसराइली जो है वो जो सफीर हैं टू अमेरिका वो कह रहे हैं कि हम इनको चुन चुन कर मारते हैं, और उस चुन चुन के मारने में वो बार बार पाकिस्तान का नाम भी ले रहे हैं। तो आप देखें इसका ये कितना एक्सपैंड हो रहा है। ये निगोसिएशन से हल हो जाएगा तो आपके पास इस्माइल हानिया का मर्डर, आपके पास सैयद हसन नसरुल्लाह का मर्डर, और फिर जो दमस्कस में जो कॉन्सुलेट पे हमला था, तो ये सारी बातें इस बात का सबूत होना चाहिए कि जब भी कोई भी पार्टी जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूट कराना चाहती है वाया निगोसिएशन, तो इसराइल उसको सबोटेज करते हैं। बिल्कुल, इसराइल सबोटेज करता है। अमेरिका कहता है कि आप मुज़ाकरात की मेज पर आएं, बातचीत करें, लेकिन दूसरी जानिब इस तरह से हमले कर दिए जाते हैं। बेशक अमेरिकी सदर को जो इतला है वो लेट पहुंची, लेकिन सवालात तो खड़े हो रहे हैं कि आपने हमास की लीडरशिप को तुर्की से फिर क्यों बुलवाया यहाँ पर कि वो आके बातचीत करें। अच्छा, अभी ये जो हम देख रहे हैं कि बड़े पैगामात देने की बात की जा रही है, और आज भी जनाब कह रहे हैं कि अरब ममालिक की जानिब से, मुस्लिम ममालिक की जानिब से शाजिया साहिबा के कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाएगा। अमली इक़दाम अगर किए जाएँ, बिलफर्ज अगर कर लिए जाते हैं तो क्या हो सकते हैं? देखिए, स्ट्रॉन्ग मैसेज वाली बात से तो मैं आपके पूरी तरह से एग्री करती हूँ। मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग हो, रिटोरिक और ऑप्टिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन फिर बात वहीं पे बॉयल डाउन हो जाती है, पॉलिटिकल विल नहीं होगी। क्योंकि बहुत से मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनके अंदर, एक तो अगर हम इजिप्ट की बात करें, हम लेबनान की बात करें, हम सीरिया की बात करें, तो वहाँ तो वैसे ही रिजीम ही ऐसी हैं जो कि सारी की सारी जो हैं वो सबड्यू हैं
इजरायली जो इसराइल पावर नवाज। है और जो उसकी वेस्टर्न प्रॉक्सीज हैं और उसके अपोलोजिस्ट हैं उनके अंडर है। बाकी जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स की हुई है प्राइमरीली वेस्ट को। तो अब ये इतना बड़ा चेंज जो है जिसके अंदर पॉलिटिकल विल हो, जिसमें अरबिक पैन अरबिक वर्ड इकट्ठा हो जाए और फिर उसमें अरबिक नेशनलिज्म की बात आएगी, जिसको के खास तौर पे कुछ जो है वो ऑयल रिच गल्फ कंट्रीज जो हैं वो इस आइडिया को ही पसंद नहीं करते। तो इनकी आपस में बहुत बड़ी पूरे अरबिक वर्ड में फूट है। तो इनको आपस के इख्तलाफ पहले खत्म करने होंगे और फिर ये समझना होगा कि नेतन्याहू ने अभी 15 दिन पहले ही एक इंटरव्यू में कहा है कि ये रेटोरिक नहीं है कि हम यूफ्रेटिस से नाइल तक जो है वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। ये ख्वाब से बहुत आगे की चीज है और ये हकीकत के बहुत करीब है। और अगर आप नक्शे पे देखें तो उसके अंदर तो मिडिल ईस्ट का बहुत बड़ा इलाका जो है वो शामिल है। शाज़िया बहुत से साहब, आपने लोग बिल्कुल उसकी दुरुस्त लपेट में फरमाया आ कि रहे हैं। इत्तेहाद होना चाहिए मुस्लिम ममालिक में और इत्तेहाद से ही कुछ किया जा सकता है आगे बढ़कर। लेकिन हम देख रहे हैं अमेरिका की अगर हम बात करें तो पहले भी दोहरा मयार सामने आया, अब फिर वही सूरत हाल है कि एक तरफ से मुज़ाकरात की बात की जाती है, दूसरी तरफ से सपोर्ट भी कतर के हवाले से अगर हम करें तो इसराइल को किया जाता है। तो इस सूरत हाल में अमेरिका का क्या किरदार है वो कुछ वाजे नहीं हो रहा। क्या अभी भी स्टिल इसराइल को अमेरिका की सपोर्ट है या इसराइल अलोन ही प्ले कर रहा है? अमेरिका इज डिवाइडेड बिटवीन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डीप स्टेट। तो डीप स्टेट जो है अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि उनमें बहुत से एक्शन ऐसे लेते हैं जिसमें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व भी नहीं है। ट्रम्प बहरहाल ख़्वाह है अमन पीस प्राइस के और वो चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं। डीप स्टेट जो है वो अपना पिछले जो 70-75 साल हैं ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की जो सारी की सूरत हाल है वो उसको ही लेकर चलना चाहते हैं। वो इसराइल को वहां पे अपना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाए रखना चाहते हैं। वो वहां पे अरबिक जो वर्ड है उसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। वो आईएसआईएस और अलकायदा को प्रमोट करना चाहते हैं। अब ये डिवाइड जो है, अब आपने रिसेंटली देखा कि बहुत बड़े एलाय हैं ट्रम्प के, चार्ली कर्क, उनका पॉइंट ब्लैक मर्डर हो गया है। अब वो बहुत स्टॉन्च ज़ायनिस्ट थे, वो बहुत ज्यादा हिमायत करते थे इसराइल की, लेकिन साथ साथ वो अक्टूबर 7 के बारे में स्केप्टिकल थे, वो जेनोसाइड की बात करते थे। तो मर्डर हो गया उस बंदे का। तो अब ये हफ्ता ट्रम्प के लिए बहुत भारी है। एक तरफ आपकी क्रेडिबिलिटी, आप निगोशिएशन की टीम बुलाते हैं तो होता ये है कि उस पर अटैक हो जाता है और आपके एलाइज जो है वो आपके बिल्कुल शाज़िया साहिबा बड़े अच्छे अंदाज में आपने समझाया। कतर के हक में बयानात दिए जा रहे हैं और दूसरी जानिब मार्को रूबियो इसराइल जा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम इसराइल से भी ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। तो जनाब ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और डोनाल्ड ट्रम्प के दरमियान एक रिफ्ट है जिसके हवाले से शाज़िया चीमा साहिबा ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आपका बहुत शुक्रिया। और अब देखना ये कि अरब ममालिक मिलकर क्या स्ट्रेटजी जो है वो तैयार करते हैं इसराइल के खिलाफ। और अब उज़ैर एक आगे बढ़ते हैं और एक व्लॉगर का जिक्र करते हैं और वो नन्हे व्लॉगर हैं, बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं। नन्हे व्लॉगर जी मोहम्मद शराज की अगर हम बात करें तो इन्होंने पहले स्कूल बनाया था और अब एक और बड़ा कारनामा उन्होंने सरअंजाम दिया है। अब उन्होंने मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस फराहम की है और उनका कहना है कि हर इंसानी जान कीमती है और वो चाहते हैं कि इमरजेंसी की सूरत में कोई भी मरीज इलाज के लिए जो है वो परेशान ना हो और बर वक्त जी अस्पताल पहुंच सके। तो कितना बड़ा कदम उनकी जानिब से ये उठाया गया। इंस्टाग्राम पर शिराज ने एक वीडियो शेयर करते हुए ये बताया कि सोशल मीडिया से हासिल होने वाली आमदनी से ना सिर्फ स्कूल की हालत बेहतर की बल्कि अब गाँव वालों की फौरी मदद के लिए एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू कर दी है। इस कदम से ये साबित होता है कि उम्र, वसाइल और हालात कभी भी खिदमत इंसानियत की राह में रुकावट नहीं बन सकते। और शहराज का ये जो कदम है इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आप व्लॉगिंग से पैसा कमा रहे हैं, आप पैसा सिर्फ इस बुनियाद पर कमा रहे हैं कि लोग आपको पसंद करते हैं, आपको देख रहे हैं। तो जनाब पे बैक करने का भी टाइम आता है। नन्हे आप बच्चे अपनी का कम्युनिटी इस की भी तरह हेल्प का करें। जज्बा होना उज़ैर। और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि कई व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स हैं जो बेटिंग एप्स को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये नन्हा सा बच्चा है और इतना एहसन इकदाम कर रहा है जो कि दूसरों को भी पसंद आ रहा है। एग्जाम्पल सेट कर दी और क्रेडिट जाता है जी इनके पेरेंट्स को भी यकीनन कि वो तरबियत ही ऐसी कर रहे हैं। छोटे से बच्चे की अगर ऐसी तरबियत है और इसको देखकर आगे लोग ग्रो करेंगे और देखेंगे तो यकीनन हमारा मुआशरा भी बेहतर होगा। और बाकी भी जो हैं जितने भी NCCIA से अभी तक बच चुके हैं या फिर उनकी तलबी हैं वो भी जरा इस तरह के कुछ अच्छे और ऐसे इक़दाम अदा करें ताकि पॉजिटिव जेस्चर जाए आपका भी। तो अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है, वही ज़ात सब कुछ जानती है, तकदीरों का लिखने वाला है और वही वक्त का रुख बदलने की कुदरत रखता है। मगर इंसान की हमेशा से ख्वाहिश रहती है और कि
कि वो आने वाले वक्त की एक झलक देख ले, ताकि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में बेहतर प्लानिंग कर ले और किस चीज़ से बचना है उसकी भी वो तैयारी जी करे। बिल्कुल, और ये एक्साइटमेंट भी होती है वीक के आगाज़ में कि हमारे सितारे कैसे रहेंगे, गर्दिश में रहेंगे या बेहतर रहेंगे। मुझ समेत पूरी आवाम ही ये जानना चाहती है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने जी गेस्ट की जानिब। दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा आज का हफ्ता हमारा कैसा गुजरने वाला है, आवाम का कैसा एरिस से गुजर स्टार्ट करते हैं। हाँ, एरिस से स्टार्ट। जी बिल्कुल, स्टार्ट। सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपको लगा इन्हीं से स्टार्ट? मैंने कहा शायद वो कह रहे थे ना मैं भी सितारा हूँ, तो मैंने कहा शायद अच्छा? इस सितारे से भी मेरे नाम का मतलब एक्चुअली सही। आप कुछ और ही समझ आए। एरिस, सबसे पहले आपका शुक्रिया। 22 सितंबर को सूरज ग्रहण लगने वाला है और उसका इम्पैक्ट बहुत से स्टार्स के ऊपर पड़ता है। सही। 4 स्टार्स की किस्मत जागने वाली और 3 बुरूज को जो है वो एहतियात करना है। बात करते हैं सबसे पहले एरिस बुर्ज हमल वालों की। तो 3 कार्ड्स की एनर्जी एरिस वालों की इस वीक की निकालें तो क्या होने जा रहा है। लेकिन एरिस वालों को अपनी बाज़ मामलात को अपने तक रखना चाहिए जिससे इनको फ़ायदा हो सकता है। बिला वजह किसी के साथ बहस और तकरार और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। एंड ऑफ द वीक में जो आप चाहते हैं वो आपको कामयाबी मिलेगी। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आप लोगों के पास। और जनाब मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत भी आपकी इस वीक में बड़ी ज़बरदस्त है। एजुकेशन ज़बरदस्त जा रही है। तलबा तालबात अपनी तालीम पे बड़ा ज़बरदस्त फोकस कर रहे हैं। ट्रैवल आप लोग ना कीजिएगा अभी। और पढ़ने के लिए या हय्यू या कय्यूम और सन एनर्जी का आप लोगों को मैसेज है, देयर इज समथिंग बेटर। पहले से मामलात बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएंगे। टॉरस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो टॉरस वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। तो जनाब टॉरस वाले इस वीक में अपने पेरेंट्स और अपने बड़ों को साथ लेकर ज़रूर बड़े फैसले किया करें। और जनाब यहाँ पे आप लोग कोई डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसा मामला है जो कि आप इस वक्त करना चाहते हैं बट यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी और प्रेशर है, कंफ्यूज नज़र आते हैं। एंड ऑफ द वीक में चीज़ें बेहतर होना चाहिए। जॉब और बिजनेस की बात करूँ बहुत अच्छा है जी आपका कैरियर। इस वीक में बड़े फैसले करें, जॉब चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा पैसों के मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद आएगी। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में भी आपको कामयाबी मिलेगी इस वीक में। एजुकेशन के मामलात 50-50 हैं। तालीम पे फोकस बेहतर करिएगा। ट्रैवल आप लोग इस वीक में कर सकते हैं। पढ़ने जाने से पहले, घर से निकलने से पहले बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अल्लाह ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे पढ़ने के लिए सूरह इखलास 100 टाइम रोज़ाना। और आप लोगों के लिए मैसेज है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। दूसरों से अपनी मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास बुर्ज जमनाई वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो क्या होने जा रहा है जमनाई वालों के लिए। तो जमनाई वाले इस वीक में थर्ड पार्टी सिचुएशन मामलात में बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी रहेगी बट थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। कोई भी मामला हो उसमें डिले भी आ सकता है। लेकिन हैरान कुन खबरें इस वीक में मिलने को आपको तैयार हैं। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो कम्युनिकेशन, जितने राब्ते करेंगे, जितनी अपनी एफर्ट्स करेंगे उतना फ़ायदा उठा लेंगे। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत खासकर फैमिली से मुतल्लिका लोगों के लिए खुशियां इस वीक में, मोहब्बत में इजाफा, सोलमेट से मुतल्लिका तोहफे तहाइफ मिलना, अच्छी नज़र। एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है आप लोगों की। ट्रैवल आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए सूरह नास 11 मरतबा रोज़ाना, अच्छी हेल्प। और मैसेज आप लोगों का, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। और जनाब नेक्स्ट है मेरे पास कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रहा है कैंसेरियन वालों के लिए। तो कैंसर वालों का ये वीक बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं, आने वाले वक्त की प्लानिंग भी कर रहे हैं और इसमें आपको अल्लाह की तरफ से कामयाबी भी मिलेगी क्योंकि यहाँ पे दी चैरिट का कार्ड आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मदद और अपॉर्चुनिटी और ख्वाहिशें पूरी करने का वक्त है। ये वाला दौर आप लोगों के लिए इस वीक में। जॉब और बिजनेस कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, अच्छी एनर्जी है, कामों में इजाफा। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत बहुत ज़बरदस्त है आप लोगों की। और जनाब यहाँ पे बात करूं आप लोगों की एजुकेशन, तो एजुकेशन कुछ तलबात अपने सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, मशवरा करके ज़रूर करें, वक्त सही है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। और आयतुल कुर्सी 11 मरतबा रोज़ाना बहुत ज़बरदस्त हेल्प लेकर आएगा। और मैसेज है आप लोगों का, जो आप काम करना चाहते हैं उसके लिए अब भी वेट कर लें, नो का मैसेज। लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रहा है लियो वालों के लिए। तो लियो वाले इस वीक में
रूहानियत से ज़रूर हेल्प लें, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है क्योंकि यहाँ पे द डेवल मौजूद है। आपके इर्द गिर्द के लोग आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। जिस तरह की बात की थी सूरज ग्रहण की, तो सूरज ग्रहण आने वाला है, तो आपका सन का एनर्जी है, तो आपको पहले से ही एहतियात ज़रूर करना है। इसलिए थर्ड कार्ड में डिसार्ट भी नज़र आते हैं। जॉब और बिजनेस की बात करूँ तो जॉब और बिजनेस तो फिलहाल बहुत अच्छा है, कामयाबी है। मोहब्बत की बात करूँ, मोहब्बत में बहुत सी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। एजुकेशन ज़बरदस्त है। ट्रैवल आप लोग ना करिएगा। और पढ़ने के लिए या हय्यू या कय्यूम 21 मरतबा रोज़ाना। और मैसेज आप लोगों के लिए सन एनर्जी का कि अनलाइकली लोगों को ज़िंदगी से निकालना शुरू कर दें अभी से। विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रहा है विर्गो वालों का। अच्छा जी, बात ये है कि फजूल खर्ची से बचिएगा, पैसे का सही इस्तेमाल कीजिएगा और यहाँ पे कुछ नया आगाज़ करने जा रहे हैं। कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद आएगी और बड़ी ज़बरदस्त हेल्प, रूहानियत, फैमिली, एवरीथिंग। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जज्बाती नज़र आते हैं, बहुत तेज़ आपका कैरियर और बिजनेस पे इजाफा हो सकता है। मोहब्बत में अच्छी वर्किंग चल रही है और जनाब यहाँ पे एजुकेशन में प्रॉब्लम है। ट्रैवल आप लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में। और सूरह इखलास 21 मरतबा रोज़ाना। और मैसेज आप लोगों को सन एनर्जी वेट का दे रही है। लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो लिब्रा वाले इस वीक में बहुत सी मामलात में चेंजिंग देख रहे हैं। बदलाव और हैरान कुन बदलाव आपके हक में होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअलिटी में बहुत इजाफा, सोच बहुत ज़बरदस्त और आपकी क्रिएशन, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और कुछ आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी और इस तरह के मामलात का प्लान हो सकता है। जॉब और बिजनेस क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, क्योंकि वो क्लैरिटी की एनर्जी है। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आप लोगों की इस वीक में। एजुकेशन ज़बरदस्त और जनाब ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए या हय्यू या कय्यूम 100 टाइम रोज़ाना। और सन एनर्जी मैसेज दे रही है, चूज़ न्यू डायरेक्शन। और जनाब नेक्स्ट है मेरे पास स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो स्कॉर्पियो वाले क्या करने जा रहे हैं। लेकिन स्कॉर्पियो वाले इस वीक में फैमिली से मुतल्लिका बहुत अच्छी और पावरफुल एनर्जी पा रहे हैं। आपकी फैमिली में बड़ी अच्छी चेंज है। यहाँ पे आप कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस वीक में आप अपने कैरियर और अपने फैमिली और अपने तमाम मामला से मुतल्लिका बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले करते हुए नजर आते हैं। जॉब और बिजनेस बहुत अच्छा है जनाब, कैरियर में इजाफा और जनाब मोहब्बत में बड़ी पावरफुल खबरें, खासकर जिनके रिश्तों से मुतल्लिका आपको एनर्जी नहीं मिल रही वो आपको बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी मिलेगी। और एजुकेशन की एनर्जी सही नहीं है। और ट्रैवल आप लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए या जल जलाली वाली इकराम और सन एनर्जी का मैसेज है रिकवरी का। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास सेजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो क्या होने जा रहा है। अच्छा, सेजिटेरियस वाले इस वीक में किसी भी मामला से मुतल्लिका कंप्रोमाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं और अच्छी पार्टनरशिप भी हो सकती है। बट गुजरे हुए वक्त से निकलना पड़ेगा, जो पुरानी सोचें हैं उससे बाहर निकलें, क्योंकि आगे आपको बड़ा अच्छा सफ़र करने का मौका मिल रहा है। और जनाब जॉब और बिजनेस काम काफ़ी ज़्यादा सुस्ती ना दिखाएं, काहली ना दिखाएं, प्लानिंग करें इस वीक में काम के करने की। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में अभी एतमाद नहीं किया जा सकता, एहतियात करिएगा। एजुकेशन की बात करें तो एहतियात होनी चाहिए आप लोगों ने। तालीमी मामलात में प्रॉब्लम है। ट्रैवल आप बैलेंस करके करिएगा। और पढ़ने के लिए आप सूरह फलक 11 मरतबा रोज़ाना। और मैसेज आप लोगों के लिए है इस वीक का, विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आपको पता चल जाएगा जो आप सोच रहे हैं। कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है। जैसे कैप्रिकॉर्न वालों को एहतियात ज़रूर करना है इस वीक में। यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो गिवन एंड टेक वाली है। बट ये है कि यहाँ पे आप डबल माइंडेड नज़र आते हैं, किसी बात को लेकर सोच रहे हैं कि किस तरफ अपने मामलात को लेकर चलना है, क्योंकि जहां आप काम कर रहे हैं, जहां आपकी एनर्जी है, वहां आपको उस तरह का जो है वो रिवार्ड नहीं मिल रहा। आपको बड़ा रिवार्ड चाहिए, अच्छी एनर्जी चाहिए, क्योंकि आप बेहतर ऑप्शंस के ऊपर जा सकते हैं। आपको अल्लाह ताला ने काफ़ी चीज़ें और दी हुई हैं, क्योंकि इसको आप अच्छा जी जॉब और बिजनेस तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप अपने कैरियर से मुतल्लिका बेहतर करने के लिए मज़ीद प्लानिंग कर रहे हैं। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में इस वक्त थोड़ी सी उदासी, अकेलेपन का शिकार। और एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है। ट्रैवल आप कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की एनर्जी आपके लिए। और मैसेज आप लोगों को सन एनर्जी फॉरगिवनेस का, माफ़ कर दें। आपके इर्द गिर्द के लोग जो आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो आप उनको माफ़ कर दें, अच्छी एनर्जी रहेगी।
नेक्स्ट है जनाब एक्वेरियस बुर्ज द लॉ। एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है। एक्वेरियस वाले इस वीक में अपने मामलात को बैलेंस करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप साथ बिजनेस को भी हैंडल कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। इस वक्त स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले। इस वीक में आपके लिए मोहब्बत, प्यार, इज्जत में इजाफे की एनर्जी रहेगी। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो प्लानिंग की ज़रूरत है। आने वाले वक्त की बेहतरीन प्लानिंग का सही वक्त है। मोहब्बत की बात करूं तो आप अपनी फैमिली को ज़्यादा वक्त दें, कम वक्त दे रहे हैं। मोहब्बत में इजाफे के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। एजुकेशन बहुत अच्छी है, ट्रैवल आप कर सकते हैं। और स्पाइसेस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है। स्पाइसेस वालों के लिए ये वीक बड़ी तब्दीलियों का वीक है। फ़ायदे तो बिल्कुल होंगे और चेंज है और बहुत से मामलात में हेल्प है। जॉब और बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है। मोहब्बत में इजाफा है। एजुकेशन ज़बरदस्त है। ट्रैवल कर सकते हैं और पढ़ने के लिए या जलजलाली वाली किराम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दाऊद साहब। वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है और सितारे ज़्यादा हैं, तो बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने बहुत कम वक्त में सारे सितारों के मुतालिक बता दिए। तो जनाब आप सितारों का हाल जान चुके हैं। अपने अपने सितारों के अकॉर्डिंग आप प्लान कर लें इस हफ्ते को। हम बस यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आप कुछ बात कर लेते हैं तालीम के हवाले से। और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में हम देख रहे हैं कि जी दाखिलों की तादाद में कमी एक बड़ा मसला बन चुकी है, जिसका असर न सिर्फ निजी बल्कि सरकारी इदारों तक भी पहुंच चुका है। सितंबर के महीने में अगर हम देखें तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपनी क्लासेस का आगाज़ कर चुकी थी। निजी इदारों ने इस साल दाखिलों में कमी के बायस दोबारा दाखिले खोलने का फैसला किया और पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे बड़े इदारे भी इस साल 4000 कम दाखिले हुए हैं वहाँ पर, जो कि हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के मजमूई सीटों से खासी कम तादाद है। ये रुझान ना सिर्फ तालीमी मयार पर सवालात उठाता है बल्कि सूबाई और वफाकी हुकूमतों के लिए भी एक चैलेंज बन चुका है। क्या इस कमी का ताल्लुक मौशी हालात से है या ये फिर तालीमी इदारों की पॉलिसीज का नतीजा है? आज की गुफ्तगू में हम इस मौजू पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब और साबिक सूबाई वजीर हैं और निजी यूनिवर्सिटी के सरबराह हैं इब्राहिम हसन मुराद साहब। आप दोनों मौजूद मेहमानों को सुनो पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, सबसे पहले सर मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। आप क्या समझते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 4000 दाखिले जो हैं वो कम हुए हैं, इस कमी की बड़ी वजह क्या है? बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे पिछले साल भी जो एडमिशन का ट्रेंड था वो यही था, लेकिन हमारे दाखिले कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें ये हमारा इशू नहीं है, इसको ब्रॉडर सेंस में हमें डिस्कस करना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी का ना इशू ये है ना कभी हो सकता है, इसकी लोकेशन है, इसका नाम है। तो आज जो हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी के दाखिलों की बात नहीं है, ये ओवरऑल सर हम बात कर रहे हैं, इसलिए निजी यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ मौजूद है। जी जी, तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि इसकी वजूहात को देखने की ज़रूरत है और इसमें कोई ऐसी ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है जो आजकल हर जगह पे आया कि जी टेक्नोलॉजी पे कर लें दाखिला, स्टूडेंट्स को जो है वो टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको डिग्रीज नहीं चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ट्रेंड बड़ा शॉर्ट टर्म है। स्टूडेंट्स को डिग्री हमेशा चाहिए थी और अभी भी चाहिए और मुस्तकबिल में भी चाहिए होगी। जो स्किल है वो एडिशनल है, हर स्टूडेंट को हमें स्किल बेस बनाना है, बट डिग्री इज मस्ट। ये नहीं हो सकता कि आज के इस दौर में हम फलसफा या हिस्ट्री या लैंग्वेजेस या पाकिस्तान स्टडीज या इन सब्जेक्ट्स को ना पढ़ाएं क्योंकि कमर्शियली वायबल नहीं है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी बुनियादी तौर पे तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाती है और उस हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट इस वक्त मार्केट के सब्जेक्ट्स हैं उसमें बेपनाह जो हैं एप्लीकेशंस हैं और एडमिशन्स हैं। अब जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उसकी तरफ ट्रेंड कम हो रहा है और मैं ये समझता हूँ कि हमें सबको, माशरे को, एजुकेशनिस्ट को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को इस तरफ कायल करना चाहिए कि हमें जो आर्ट्स सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं वो माशरे को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। माशरे में शायर भी होने चाहिए, फिलोसफर भी होने चाहिए, साइकियाट्रिस्ट भी होने चाहिए। और एक वजह ये है। दूसरी वजह इसकी ये है कि हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें BS4 ईयर का प्रोग्राम शुरू हो गया है और वो ज़ाहिर है स्टूडेंट्स के अपने जो घरों के करीब हैं
वहाँ पे है BS 4 ईयर। मैं पर्सनली उसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी देहात से ताल्लुक रखता हूँ। तो मैं पढ़ने के लिए लाहौर आया, और लाहौर आके जो मेरी ग्रूमिंग हुई, जो मैंने सीखा, वो शायद मैं झंग में नहीं सीख सकता था। अब झंग में भी यूनिवर्सिटी है, तो हर जिलाई हेडक्वार्टर पे एक यूनिवर्सिटी मौजूद है, और कॉलेज के अंदर BS 4 ईयर मौजूद है। तो एक रीजन ये है कि स्टूडेंट्स के पास बहुत ज्यादा चॉइस है एडमिशन लेने की, और दूसरा जो एक शॉर्ट टर्म करंट ट्रेंड है कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो IT और AI और कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस इसकी तरफ आ रहे हैं, और जो हमारे बाकी के सर, यानी कि आपके मुताबिक एक शॉर्ट टर्म जो है वो ट्रेंड है। साथ ही मौजूद रहेगा इब्राहिम हसन साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आपकी नज़र में ये क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड है या मुस्तकिल तौर पर ऐसा हो सकता है? और पाकिस्तान के तालीमी इदारों में आप तलबा की तादाद में कमी का मसला तालीमी पॉलिसीज़ का नतीजा समझते हैं, या ये एक वसी तर कोई समाजी मसला है जिस पर हमें अब ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली मुख्तलिफ बहरानों से गुजर है, लेकिन जो सबसे बड़ा हमारा मसला है वो हमारा हायर एजुकेशन इनरोलमेंट का इशू है। पाकिस्तान में सिर्फ तकरीबन 12% नौजवान यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं। इंडिया के अंदर 30% नौजवान यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं। बांग्लादेश में 20% नौजवान यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं। जो ग्लोबल एवरेज है वो तकरीबन 45 से 50% पे है। हमारे यहाँ सिर्फ 12% नौजवान यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। साउथ कोरिया में 100% नौजवान यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं। तो ये ऑब्वियसली एक चैलेंज तो है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये और बड़ा चैलेंज इस वजह से बनता है कि जब 60% हमारी पॉपुलेशन ही नौजवानों की है, और जब हम देखते हैं कि सिर्फ 1/10 उनमें से यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आला तालीम हासिल कर रहे हैं, तो ये एक, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी बहरान है, लेकिन जो सबसे बड़ा बहरान है वो हमारा हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़ का बहरान है। और उसमें जब हम ये देखते हैं कि रिसेंट ट्रेंड के लोग जो हैं वो उनका कॉन्फिडेंस हायर एजुकेशन के ऊपर शेक हो रहा है, और वो ऐसे कुछ लोगों की समझे वर्गलाने में भी आ रहे हैं जो वर्गला रहे हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन आपके लिए नहीं है, और आप कोई 2 महीने का 1 महीने का कोई स्किल बेस कोई डिप्लोमा करें, सर्टिफिकेट करें, और फिर आप जो है कमाना शुरू हो जाए। तो ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है, एक तो मैं सबको ऑब्वियसली आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ये अट मोस्ट इम्पोर्टेंस रखती है आपकी सोशल मोबिलिटी में, आपकी पावर्टी ग्रेजुएशन में, आपकी नॉलेज, आपका वर्ल्ड व्यू बनाने में, आपको स्किल्ड बनाने में, हर लिहाज से आपको ज़िंदगी, एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए ये मददगार साबित होती है। पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 आपने को मैंने बताया कि 10% पे हम वैसे ही खड़े हुए हैं। नंबर 2 एक ट्रेंड है जिसमें लोग जो हैं वो कॉन्फिडेंस इन हायर एजुकेशन को शेक करना चाह रहे हैं, और इसमें नंबर 3 ऑब्वियसली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इदारे हैं, उनका भी काम है कि वो अपने करिकुलम को उस लिहाज से अपडेट करें जिस लिहाज से होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, IT है, इसकी बात हो रही है, लेकिन अब हमें हर डिसिप्लिन में, हर सेक्टर के अंदर AI चाहिए। बिल्कुल, हर सेक्टर में AI चाहिए। इब्राहिम साहब, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सैयद मोहम्मद अली शाह साहब के पास चलते हैं। सर, इब्राहिम साहब जिस तरह से बात कर रहे थे कि अब हमें भी अपने जो निसाब है उसे अपडेट करने की ज़रूरत है, और जो बदलते दौर के जदीद तकाज़े हैं उन्हें भी हमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि नौजवानों की अब ये कोशिश होती है कि वो तालीम के साथ साथ ख़ुद को भी सपोर्ट कर लें, फैमिली को भी किसी तरह से सपोर्ट कर लें, और ये इसी सूरत मुमकिन है कि अगर उन्हें कुछ स्किल्स भी सिखाई जाए। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल होना चाहिए, और ये हायर एजुकेशन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अभी बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं कि जी 2023 में करिकुलम रिवाइज हुआ था, तो अभी कर दें तो ये बहुत जल्दी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें हर साल करिकुलम को रिवाइज करना चाहिए, रादर हर सेमेस्टर में करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, और मेरा अपना ये ख्याल है कि हमें हर सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, बेशक वो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट में, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस, लैंग्वेजेस, हर एक स्टूडेंट को हमें AI और कंप्यूटर साइंस ये कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि उनके पास डिग्री भी हो, और उनके पास वो स्किल, जो रीसेंट स्किल्स हैं, क्योंकि अब AI का इस्तेमाल या ChatGPT का इस्तेमाल ये तो बड़ा कॉमन है, और इसी की मदद से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इट्स अ रियलिटी, और हमें इस तरफ
आना चाहिए। लेकिन जैसे मेरे ऑनरेबल कलीग ने कहा कि हमें ये सोचना है कि हम पहले ही 12% है और वो भी हमारा जो लोगों का ट्रेंड है वो कम होता जा रहा है। तो हम एक मैस कैंपेन गवर्नमेंट लेवल पे भी और रियासत के लेवल पे भी और हमारे लेवल पे कि डिग्री बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई फार्मर का बच्चा है और वो पढ़ के वापस जाके अपनी फार्मिंग करता है तो उसको ज़्यादा बेहतर कर सकता है। तो हर काम के लिए जो बुनियादी चीज़ है, स्किल तो है ही है, लेकिन स्किल सब्स्टिट्यूट नहीं है डिग्रीज का। तो इसलिए हमें डिग्रीज की तरफ लोगों को माइल करना है। और हमारे पास तो जितने स्टूडेंट्स आने चाहिए यूनिवर्सिटीज के अंदर उतनी गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। और इसके बावजूद भी डिमांड एंड सप्लाई में हमें तो और 100 से ज्यादा और यूनिवर्सिटीज चाहिए ताकि हम एक बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया कि स्किल्स के साथ साथ हमें डिग्री की भी बहुत ज़रूरत है, तालीम बहुत ज़रूरी है। इब्राहिम साहब, आपके ख्याल में क्या निजी यूनिवर्सिटियाँ इस मसले का बेहतर हल पेश करी हैं या हुकूमत को इस हवाले से मुदाखलत करने की ज़रूरत है ताकि जो सरकारी इदारे हैं उनकी साख बरकरार रह सके? बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। देखें, नंबर 1 तो मैंने जिस तरह पहले बताया कि ये चैलेंज इतना बड़ा है कि इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मिल के काम करना पड़ेगा। हम सबको एज अ नेशन, एज अ कंट्री सामने आना पड़ेगा कि क्या हमने अपनी नौजवान नस्ल को तालीम नहीं देनी, क्या हमने उनको काबिल नहीं बनाना, क्या हमने उनको किसी प्रोफेशन के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए क्या उनको तैयार नहीं करना। तो एक तो ये कि इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को सामने आना पड़ेगा। अच्छा, मेरी जो राय है वो थोड़ी बायस है। मैं समझता हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, उसके जो सिस्टम्स हैं, उसकी मैनेजमेंट जो है, उसकी जो गवर्नेंस है वो बहुत बेहतर होती है कि उस पर ऑब्वियसली उसमें ओनरशिप ज़्यादा होती है। पब्लिक सेक्टर के अंदर देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बुरहान है कि जिसमें सिंध की यूनिवर्सिटियां तकरीबन 16 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज मांग रही हैं। आपने खुद ये बात रिपोर्ट की कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को 2 अरब रुपए का बेल आउट मिला। और पंजाब की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक सेक्टर की, अब वो नियरिंग बैंकरप्सी हैं। मतलब वो अपने जो खर्चात हैं, उनके रेवेन्यू है या उनको जो ग्रांट मिलती है उसको वो बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो जब उनको बेसिक फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो वो एजुकेशनल क्वालिटी कैसे एनहांस कर सकते हैं, वो कैसे बेस्ट फैकल्टी को हायर कर सकते हैं, वो कैसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली फंडिंग भी ज़रूरी है। और मैं एक और इसमें बात पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि पंजाब के मिनिस्टर एजुकेशन ने खुद ये कहा कि उनके इलाके में जो यूनिवर्सिटी है उसके एक डिपार्टमेंट में 20 स्टूडेंट है और 100 असातिज़ा है। तो आप मुझे बताएं कि ऐसे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये कैसे चल सकती हैं। तो ऑब्वियसली हुकूमत को भी इसमें नोटिस लेने की ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर को भी मजीद आगे बढ़ के इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल इब्राहिम साहब, आप ठीक कह रहे हैं। ये बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपकी राय है। अगर हम देखें तो बिल्कुल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अगर मेयारी तालीम दे रही हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा महंगी भी हैं, अफोर्डेबिलिटी का भी मसला आ जाता है। और जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़े काबिल असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ा अच्छा उनका रिजल्ट भी होता है। और हमारी यही कोशिश थी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है हैंड इन हैंड चलें इस मामले में, ताकि जो दाखिले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, बच्चे यूनिवर्सिटीज़ का रुख करें। जैसे सैयद अली शाह साहब फरमा रहे थे कि वो जो ग्रूमिंग जो उन्होंने अपनी यहाँ पर आके की है, अपने अंदर वो फील करते हैं अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, वो शायद ना हो पाती। बिल्कुल स्किल ज़रूरी है, लेकिन ये डिग्री का सब्स्टिट्यूट हरगिज़ नहीं हो सकता। डिग्री हासिल करना बहुत ज़रूरी है। वो जो एक्सपोजर है यूनिवर्सिटी जाने का वो है ही डिफरेंट है। जी सैयद मोहम्मद अली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्लीज ऐड। जी सिर्फ एक बात पब्लिक सेक्टर के डिफेंस में, देखें हमारे पास जो है वो जाहिर है जितनी लिबर्टी है वो प्राइवेट में नहीं है, लेकिन इस वक्त भी आपके 18,000 लोगों ने इम्तिहान दिया CSS का, उसमें 300 पास हुए हैं और 85%, 85% जो पास हुए हैं वो पब्लिक सेक्टर के हैं। इस वक्त भी आपके CSS में आपके तमाम जो बिजनेस के इंस्टीट्यूशंस हैं और कंप्यूटर की कंपनीज हैं उसमें 70% से ज्यादा CEOs और जो लोग काम करते हैं वो पब्लिक सेक्टर के प्रोड्यूस किए हुए हैं। इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन हम चूंकि बहुत सस्ती और बहुत जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो हमारी कंट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा से थी
और है और रहेगी। नो तो डाउट public सर, ये sector बिल्कुल अपने हिसाब पब्लिक से सेक्टर बहुत यूनिवर्सिटीज अच्छा की काम कंट्रीब्यूशन है और आप तस्लीम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि कुछ जी। बेहतरी लाने की गुंजाइश है, लानी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब और इब्राहिम हसन मुराद साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना अपना जो मौक़िफ़ है, वो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपके सामने रख रहे थे। और बड़ी ये तशवीशनाक बात है कि यूनिवर्सिटीज़ में अचानक दाखिलों की शरह कम हो जाना, और इस पर जनाब जो गवर्नमेंट है उसको भी सोचना चाहिए, पब्लिक सेक्टर को भी और प्राइवेट टॉपिक सेक्टर पर बात करने का मकसद भी यही था कि वजह आखिर क्या है कि यूनिवर्सिटीज में दाखिलों की कमी हो चुकी है और तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है, डिग्री लेना बहुत ताकि उस जरूरी मसले है, को हल किया जाए ना, ताकि ये दाखिलों की शरह पूरी हो में सके। शऊर आ सके, और तालीम के बगैर शऊर इंसान में नहीं आ सकता, तो तालीम बहुत जरूरी है। हमारा मकसद भी यही था और इसी के साथ ही जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।